वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाने वाले हैं 2012 प्राइवेट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग की फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, तो इस क्लोजिंग एंट्रीज को बनाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज होती क्या है। तो देखो, क्लोजिंग एंट्रीज बिल्कुल एक इनकम स्टेटमेंट की तरह होती है, जहाँ पे आप एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हो, जिसको हम कहते हैं इनकम समरी, या आप जो इसको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर समरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इनकम समरी में हम जो है तमाम अपने एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू को क्लोज कर देते हैं। फिर एंड में देखते हैं कि हमारी अगर इनकम समरी डेबिट साइड पे अगर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पे कम है, तो उसका मतलब कि हमें लॉस हुआ है ओवरऑल। और ये इनकम समरी एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, जो कि एक परमानेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम हर वो चीज़ को लेते हैं, या हर वो चीज़ को एज एक्सपेंडिचर या कॉस्ट मानते हैं जो कि हमें हमारी नेट प्रॉफिट को घटा रही हो। ठीक है, अब जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो क्या करती है कि हमारी सेल्स को घटाती है। इसका मतलब कि ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को घटा रही है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, एक तरीके से कॉस्ट है या एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम एक्सपेंसेस को ही नहीं देखते हैं, बल्कि हम हर कॉस्ट को देखते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो कि हमारी रेवेन्यू को घटा रही हो, हम उसको जो है एज अ कॉस्ट मानते हैं और उसको एज अ एक्सपेंस मानते हैं, और फिर ये इनकम समरी के अंदर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, और हम जो है वो एडजस्टमेंट्स भी देखेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एडजस्टिंग डेटा गिवन है। ठीक है, तो हम इसे एडजस्ट भी करेंगे डेटा को, और फिर हम जो है इसे क्लोज भी करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करके मतलब क्लोज करेंगे इनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एसेट है, ये तमाम एसेट्स हैं, और एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस से। ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस से शुरू होते हैं, लेकिन हमें कॉस्ट भी वहाँ पे कॉस्ट जो हमारे कॉस्ट हैं उसे भी हमने क्लोज करना है। ठीक है, तो कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री स्टार्टिंग। ठीक है, अब ये मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ऑब्वियसली जब हम सेल करते हैं मर्चेंडाइज को, तो जो ओपनिंग होती है वो भी हमारे यहाँ पे बिक जाती है, और जो परचेजेस किए होते हैं वो भी हमारे यहाँ से चली जाती है। हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री रहती है, इन्वेंट्री एंडिंग। अब क्या होता है, बिजनेस क्या करता है, जब एक बिजनेस के पास जो है वो पिछले साल की कुछ इन्वेंट्री पड़ी होती है, फिर वो परचेजेस करके नई इन्वेंट्री लेकर आता है। ठीक है, अब अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं तो वो भी उस इन्वेंट्री के ऊपर ही उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में एडअप हो जाते हैं, ताकि ये जो है फाइनल कंज्यूमर से निकाले जा सकें। ठीक है, तो ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो एक बिजनेस पर्सन नहीं उठाता। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है कि ये तमाम चीज़ें जो है हमें हेल्प आउट करती हैं कॉस्ट ऑफ गुड कैलकुलेट करने के लिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड क्या होता है कि ये वो कॉस्ट होती है जो कि हमें पड़ती है जब हम परचेज़ करते हैं सामान, ताकि हम उसको आगे सेल कर सकें। ठीक है, यानी कि वो सामान जो हमने सेल किया वो हमें कितने का पड़ा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट है, तो इसका मतलब कि हमें कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, सेल्स करने के लिए जो हमें क्या कॉस्ट पड़ी, तो ये भी एक तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उसको क्लोज करते वक्त क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमने उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, यानी कि उनको जो है ख़त्म करना होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके हम उनको ख़त्म कर सकते हैं जितने अमाउंट से वो डेबिट साइड पे खुले हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड पे खुली हुई है 42,000 से, तो उसको हम उठा के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। ठीक है, और सेम अमाउंट से क्लोज करेंगे, 42,000 देन जो है वो 42,000 आपस में कट जाएंगे और ये जीरो बच जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों निलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इनकम समरी की है, यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं हम इसको इनकम समरी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो है वो हमारे तमाम कॉस्ट और एक्सपेंसेस का सम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि आपको बताएं ये 42,000 की है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ रही है, तो उसके बाद है हमारे पास परचेजेस। ठीक है, क्योंकि परचेज भी हम क्या करते हैं और ज़्यादा मज़ीद सामान खरीदते हैं ताकि उनको रीसेल किया जाए। अब जब खरीदेंगे तो हमें भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, जिस सप्लायर से हम खरीदेंगे।
तो ये भी एक तरीके से हमारी कॉस्ट आई। अब कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। अब हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, एडजस्टिंग डेटा में। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि लिखा हुआ है कि गुड कॉस्टिंग रुपीज 1,000 वर टेकन बाय दी मिस्टर आशिक, ठीक है, अशाक या आशिक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। तो कॉस्ट 1,000 की जो गुड्स है वो विड्रॉ करके ओनर लेकर गया, ठीक है। तो यानी कि जो परचेजेस में से 1,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री ओनर जो अपने घर लेकर गया। तो परचेजेस अब कितने की हुई, अब परचेजेस हो गई हमारी, परचेजेस अगर आप यहाँ पे देखें तो ये परचेजेस हैं कुछ परचेज है कुछ 1,20,000 की, लेकिन 1,20,000 में से हम 1,000 माइनस कर देंगे क्योंकि आई मीन हाँ या 1,20,000 की 1,20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे क्योंकि अब वो जो है पर्सनल यूज़ के लिए चले गई, ठीक है। इन्वेंट्री 1,000 की इन्वेंट्री पर्सनल यूज़ के लिए चले गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेजेस लिखते हैं और परचेजेस 120 के पूरे नहीं आएंगे, बल्कि 120 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो ये 1,19,000 के आएंगे, ठीक है। तो 1,19,000। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नेक्स्ट कॉस्ट या एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि सेल्स डिस्काउंट है, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट क्या करता है, ये सेल्स को घटा देता है। तो एक तरीके से क्या होता है कि हमें कॉस्ट पड़ती है, यानी कि अब हम यानी कि अगर हम सेल्स डिस्काउंट देते हैं तो उसका जो नुकसान होता है वो हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारी कॉस्ट है। तो ये भी जो है हम इसको भी डिस्क्लोज कर देंगे इनकम समरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रायल बैलेंस में सेल्स डिस्काउंट डेबिट साइड पे खुला हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए है हमने उसको सेम अमाउंट से उठा के क्रेडिट साइड पे रखना है, ठीक है। तो क्या ताकि ये माइनस प्लस आपस में जीरो हो जाए और ये निलिफाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स डिस्काउंट को लिखते हैं और कितने से 3,000 से ये सेल्स डिस्काउंट हमें देना पड़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस, ठीक है। इससे पहले जो है हम कैरेज इनको भी लिखेंगे। अब कैरेज इनको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन की जो चार्जेस होती है वो फाइनल कंज्यूमर से जो है ऑलमोस्ट सारे बिजनेस फाइनल कंज्यूमर से निकालते हैं, यानी कि वो पैसा भी उनको उनको कॉस्ट में एडअप करना पड़ता है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे होते हैं तो उनको कॉस्ट में एडअप करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ये कॉस्ट भी जो है बिज़नेस को बेयर करनी पड़ती है, और अगर बिज़नेस को मतलब इनडायरेक्टली कंज्यूमर को बेयर करनी पड़ती है और डायरेक्टली बिज़नेस को, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अपनी अगर परचेजेस बढ़ा देंगे और फिर उसको मार्कअप ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो फिर जो चीज़ है सस्ते की वो उनको महंगे दामों में बेचनी पड़ेगी। और अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को देखें तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी उसकी डिमांड इतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास सेल्स डिस्काउंट है 3,000 का, फिर हमारे पास है कैरेजिन 8,000 का, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये तमाम एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो जिनमें है हमारे पास यूटिलिटी, एडवर्टीजमेंट और सैलरीज एक्सपेंस। तो ये तीनों हम लिख लेते हैं, और रेंट एक्सपेंस भी, ये चारों हम एक्सपेंसेस भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो चारों एक्सपेंसेस थे वो हमने लिख लिए। अब इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास और कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम चले जाते हैं हमारी एडजस्टिंग डेटा में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये इन्वेंट्री एंडिंग है, दिस इज़ नॉट योर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये अभी बिकी नहीं है तो अभी तक ये आपकी कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। फिर हमारे पास है बैड डेट एक्सपेंस कितना, 5% ऑफ दी नेट सेल्स। नेट सेल्स का 5% इज़ योर बैड डेट एक्सपेंस। अब हम नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स के लिए हमें जो सेल्स रेवेन्यू में से सेल्स डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स अगर रिटर्न होता है तो हम सेल्स रिटर्न को भी माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल्स डिस्काउंट है। तो हाँ, सेल्स जो हमारे सेल्स रेवेन्यू है वो 262 है, यानी कि 2,62,000, ठीक है। माइनस करते हैं इसमें से 3,000 विच इज़ दी सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट हमारा 3,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,59,000, ठीक है। इसका निकाल लेंगे हम 5%, क्योंकि ये बैड डेट जो है बैड डेट इज़ द 5% ऑफ आवर नेट सेल्स, ठीक है। तो बैड डेट्स कितने का आ रहा है, 12,950 रुपीज़ का। तो 12,950 रुपीज़ का हमारा बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है, तो हम इसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बैड डेट एक्सपेंस को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरी एडजस्टिंग में
तो इसके अलावा हमारे पास और कोई एक्सपेंस है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस जो है प्रीपेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा होता है ये दिसंबर बिल्कुल साल के बिल्कुल आखिरी वाला जो दिन होता है उसका डेटा होता है, ठीक है। और ये जो डेटा होता है हमारा जो ट्रायल बैलेंस का डेटा है ये पूरे साल का डेटा होता है, यानी कि हो सकता है कि ये जो कैश की जो एंट्री ट्रांजेक्शन हुई वो कुछ मार्च के महीने में हुई हो सकता है कि जो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ की हो या उसकी जो ट्रांजैक्शन हुई हो वो मई के महीने में हुई हो सकता है कि ड्राइंग्स जो की हो वो जून के महीने में की हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पूरे साल का डेटा होता है और ये साल के एंड वाले आखिरी दिन का डेटा होता है, यानी कि जब साल एंड होने वाला है 31 दिसंबर है तो उसका ये डेटा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि आखिरी डेटा में या साल के आखिरी वाले दिन के डेटा में लिखा हुआ है कि भाई इंश्योरेंस जो है इतनी है, तो इसका मतलब कि हम जो इंश्योरेंस का डिफरेंस ले लेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी इंश्योरेंस यूज्ड हो गई। बेसिकली आप जो एडजस्टिंग डेटा की जो है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हो, फिर जो आप एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन आप बगैर एडजस्टिंग एंट्री बनाए भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप एडजस्टिंग एंट्री बना के सॉल्व करो, ना कि बगैर एंट्री बना के, ठीक है। क्योंकि अब मैंने भी यहाँ पे जो है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हुई है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, लेट मी जस्ट टेक द पेपर आउट। तो ये रहा, देखो यहाँ पे ये मैंने ये एडजस्टिंग एंट्री बनाई, क्योंकि जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना था और बैलेंस शीट बनाना था तो इसने मुझे काफ़ी मतलब इस एडजस्टिंग एंट्री से काफ़ी हेल्प आउट मिली मुझे, ठीक है। तो ये एडजस्टिंग एंट्री मैंने बताई भी है कि किस तरह आप बना सकते हो। जब मैं इनकी इनकम स्टेटमेंट बना रहा था 2012 फर्स्ट इंटरमीडिएट प्राइवेट की इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसमें मैंने ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी। तो बहरहाल बगैर एडजस्टिंग एंट्री के लिए हमें जो ये वीडियो शुरू की तो एंड भी बगैर एडजस्टिंग एंट्री के ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंश्योरेंस जो है प्रीपेड है कितनी 1500 की। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस है 6000 की, यानी कि 6000 की पहले यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस थी हमारे पास साल के कुछ शुरुआती महीनों में, और जब साल ख़त्म हो गया तो मतलब कि साल ख़त्म होने वाला है, उसका आखिरी दिन है, और उसके आखिरी दिन में हम देखें तो हमें पता चला कि प्रीपेड इंश्योरेंस सिर्फ 1500 की बच गई, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस जो है वो ख़त्म हो गई उसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे और हम उसको जो है उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल इसी तरीके से होगी जिस तरीके से वो हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से एडजस्टिंग एंट्री की टाइप होती है, टाइप 1 है, जिसमें आप जो अपनी तमाम जो एसेट्स को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यानी कि वो एसेट जो है एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑफिस सप्लाइज हो गई, आप शुरू के महीने में आप कुछ 500 के ऑफिस सप्लाइज लेकर आए, फिर आपको पता चला कि 250 के ऑफिस सप्लाइज यूज हो गई, ठीक है। पेन है, जैसे पेंकिंग ख़त्म हो गई, या जो कोई भी ऐसी अदर ऑफिस सप्लाइज हो सकती है, जैसे पेपर है, पेपर ख़त्म हो गए, ठीक है। तो मतलब कि वो जब ख़त्म हो गए तो उसका मतलब कि यूज्ड हो गया, और जो चीज़ यूज्ड हो जाती है आप उसको एक्सपेंस आउट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रीपेड इंश्योरेंस जब वो यूज्ड हो गई है, कितने से यूज्ड हुई है ये हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1500 से बच गई है, 6000 थी और 1500 से बच गई, तो इसका मतलब कि 4500 से यूज्ड हो गई है इंश्योरेंस। तो जो यूज्ड हो गया वो हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे अभी हम इसको एज अ एक्सपेंस यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो इंश्योरेंस एक्सपेंस 4500 से हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और कोई एक्सपेंस है या कॉस्ट है एडजस्टिंग एंट्री में, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई भी कॉस्ट या एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी इनकम समरी को। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सी अमाउंट आ रही है। अब ये अमाउंट का कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली आप जो क्रेडिट साइड पे जितनी भी अमाउंट्स उन सबको एडअप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 42,000, देन वी हैव 1,19,000, देन वी हैव 3,000, देन वी हैव 8,000, देन वी हैव 25,000, उसके बाद हमारे पास 34,000, फिर है हमारे पास 40, फिर है हमारे पास 45, और फिर हमारे पास 12.95, फिर है हमारे पास 4.5, ठीक है। तो कितनी हो रही है हमारे पास 3,33,000। तो यानी कि हमारी इनकम समरी कितनी है 3,33,450, ठीक है, ये 3 है। यानी कि ये इनकम समरी एज अ रेवेन्यू अकाउंट जब भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब कि वो माइनस में यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। और ये जब भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब कि ये बढ़ रहा है। अब हम तमाम हमारी मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनकम समरी जो है वो
एज अ रेवेन्यू अकाउंट, मतलब ये रेवेन्यू की तरह ट्रीट होता है जैसे कोई रेवेन्यू अकाउंट ट्रीट हो, ठीक है, मतलब उसकी जैसी ट्रीटमेंट होती है अकाउंटिंग की। तो अगर ये डेबिट साइड पे होगा तो इसका मतलब कि ये कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू का जब कम होता है तो वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, तो जिसके मतलब ये जिसकी वजह से माइनस में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम यहाँ पे हमारे तमाम रेवेन्यूज़ को क्लोज करेंगे, ठीक है, इनकम समरी में। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे तमाम अपने एक्सपेंसेस और कॉस्ट को जो क्लोज कर दिया हमने इनकम समरी में, ठीक है, क्योंकि ये तमाम जो अकाउंट्स थे ये तमाम जो डेबिट साइड पे खुले हुए थे, हमने इन तमाम अकाउंट्स को पकड़ के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, तो उसका मतलब कि ये क्लोज हो गए। यानी कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर कैरेजन 8,000 से खुली हुई है डेबिट साइड पे, इसको उठा के मैंने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, तो इसके ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जैसे इसका अगर टी अकाउंट बनाए कैरेजन का CI मतलब कैरेजन, ये खुला होता है 8,000 पे, मैंने इसको उठा के 8,000 से डेबिट क्रेडिट साइड पे कर दिया, तो यहाँ पे बैलेंस क्या बचा, 0, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि हमने यहाँ पे तमाम चीज़ों को क्लोज करके एक टेम्परेरी अकाउंट के अंदर डाल दिया जिसको हम कहते हैं इनकम समरी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम रेवेन्यू को भी तमाम रेवेन्यू को डाल देंगे एक टेम्परेरी अकाउंट में, इनकम समरी के अकाउंट में, ठीक है। फिर जो प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो फिर हम इसको क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट में इनकम समरी को, और अगर लॉस होता है तो हम कैपिटल अकाउंट से उस लॉस की भरपाई करेंगे या तो उसको उस लॉस को कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रेवेन्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल्स रेवेन्यू, जो कि कितना है, 2,62,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और उसको घटाने के लिए हमने क्या करना होता है, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से वो क्रेडिट साइड पे खुला होता है। कितनी अमाउंट से खुला होता है, 2,62,000, ठीक है। सो 2,62,000 से यहाँ पे अगर आप देखो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, तो यानी कि ये हम माइनस में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो 2,62,000 ये प्लस में है, तो ये आपस में माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लोज हो जाती है और फिर ये चले जाती है इनकम समरी अकाउंट में, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा रेवेन्यू कौन सा है, एक तो सेल्स रेवेन्यू हो गया। फिर हमारे पास है यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलिए एडजस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो एडजस्टमेंट पे हमारे पास यहाँ क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। एंडिंग जो होती है वो नेक्स्ट मतलब जो साल के एंड में जो इन्वेंट्री बच जाती है उस इन्वेंट्री को कहते हैं, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री एक तरीके से हेल्प आउट करती है कि हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि हमारी कॉस्ट को घटाती है। कैसे घटाती है, अगर आपको याद हो इनकम स्टेटमेंट में कि हम इन्वेंट्री एंडिंग को जो हमारी इन्वेंट्री ओपनिंग और परचेजेस होते हैं उसमें से इन्वेंट्री एंडिंग को लेस कर देते हैं, ठीक है। अब जो परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो क्या किस चीज़ को बढ़ा रही होती है, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस चीज़ को घटा रहा होता है, हमारी नेट सेल्स को, ठीक है। नेट सेल्स को घटा रहा होता है, हमारी रेवेन्यू को घटा रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग होता है वो हमें इनडायरेक्टली हेल्प आउट करता है हमारी कॉस्ट को कम करने में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इसको जो है वो एक तरीके से काउंटर कॉस्ट को समझ लें, मतलब इस तरीके से समझ लें कि ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, तो उसका मतलब कि हमारी रेवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए। तो जिसकी वजह से हम इसको एज अपना रेवेन्यू ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री लिखो या मर्चेंडाइज लिखो या परचेज लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी, 60,000, अब उसको भी क्लोज करना है एंडिंग इन्वेंट्री को, ठीक है। फिर आपके पास है आखिरी, यहाँ पे अगर आप देखो कि लिखा हुआ कि अर्नड कमीशन है 1,000, तो इसका मतलब कि पहले हम देखते हैं कि पहले कमीशन कितना था हमारे पास। अर्नड कमीशन का मतलब होता है कि ऐसा कमीशन जो कि आपने अभी तक अर्नड नहीं किया हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप जो है कोई चीज़ सेल कर रहे हो और बंदे ने आपको पहले ही कमीशन दे दिया, आपने अभी तक वो चीज़ सेल नहीं की, तो इसका मतलब कि वो जो कमीशन आपके पास है वो आपका अनअर्नड है, क्योंकि आपने अभी तक उसके अगेंस्ट जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं की है, तो इसका मतलब कि सर्विसेज पेएबल हैं, और जो आपके पास पैसा आ गया वो आपका खुद का पैसा नहीं है अनटिल अनलेस आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड ना करो, क्योंकि वो पैसा अभी तक आपने अर्नड नहीं किया, तो इसका मतलब ये पैसा आपका अनअर्नड है, ठीक है। सो अनअर्नड कमीशन कितना है, 3,500 के। पहले यहाँ पे ये लायबिलिटी खुली थी 3,500 की, फिर यहाँ पे लिखा है कि अर्नड कमीशन हो गया 1,000, यानी कि कितने का हमने अर्न कर लिया। इसके लिए हम कैलकुलेटर निकालते हैं। 3,500 का हमारे पास अर्नड पहले था, ठीक है, और फिर हमने हमारा जो अर्नड रह गया 1,000 का सिर्फ बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यानी कि 2,500 का कमीशन जो हमने अर्न कर लिया। जो चीज़ हम अर्न कर लेते हैं वो हमारी रेवेन्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये अर्न वाली रेवेन्यू जो है क्रेडिट साइड पर खुली हुई थी, इसको पकड़ के हमने डेबिट कर दिया ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन अर्नड
2500 से, ठीक है। अब हम जो है वो इनकम समरी का अकाउंट खोल के इन तमाम अमाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकम समरी खोल दी। अब हम देखते हैं कि ये टोटल क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 262, देन प्लस कर देंगे उसमें से 60 एंड देन यू विल बी एडिंग अप 2.5, तो ये कितना हो जाता है, तो ये आपके पास हो गया 3,24,500, ठीक है। सो ये आ गया 3,24,500। अब हम देखेंगे कि इनकम समरी पे हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ये हम देखने के लिए हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो इनकम समरी नेगेटिव में है वो कितनी है, 3,33,450, और जो पॉजिटिव में वो कितनी है, 3,24,500, ठीक है। तो हम पहले नेगेटिव वाली इन्वेंट्री को लिख लेते हैं। नेगेटिव में कौन सी है, 3,33,450, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कितनी, 3,24,500, 3,24,500, ठीक है, 3,24,500। तो हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रहा है कितने का, 8,950 रुपीज़ का। सो इनकम समरी यानी कि हमारे पास इनकम लॉस समरी एक्चुअली, नॉट इनकम समरी, इट इज़ अ लॉस समरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल मिसेस की कंपनसेशन करेंगे, यानी कि कैपिटल को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज बढ़ता तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन सूरत में कम हो रहा है कितने से, 8,950 से, क्योंकि इतने का लॉस आ रहा है, ठीक है। और इनकम समरी को हम जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे। इनकम समरी से रेवेन्यू अकाउंट जो भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इनकम समरी बढ़ जाएगी 8,950 रुपीज़ से, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है आपका कंप्लीट होता है क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।